Hello my dear students, hope you are in best of health. I am Ms. Sabah Fahim and I am here to let you revise the syllabus of class 7th first periodical. As you know, two chapters are included in your first periodical. Number 1 is chapter number 1, Civil Life in Pakistan, and number 2 chapter is chapter number 3, Introduction to Muslim World. So today we are going to revise chapter number 1, Civil Life in Pakistan. My dear students, as we have discussed in class that what is civil life. In general meaning, in short meaning, civil life means the life of public, यानी हम लोगों की जिंदगी, एक आम लोग की आम इंसानों की जिंदगी जो किसी भी कंट्री में रह रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स, हर कंट्री के लोगों की तर्ज जिंदगी दूसरे कंट्री के लोगों से बहुत मुख्तलिफ होता है, ठीक है। सिविल लाइफ के अंदर आपकी बहुत सारी कंपोनेंट्स शामिल होते हैं, जिस तरह के आपका कल्चर, आपका रिलीजन, आपकी लैंग्वेज, आपकी क्लोथिंग, आपका वे ऑफ लाइफ, ये सारी चीज़ें आपके सिविल लाइफ में आती हैं। ये वो कंपोनेंट्स हैं जो मिलकर जो है आपकी सिविल लाइफ को डिफाइन करते हैं। हर कंट्री का सिविल लाइफ बिल्कुल अलग होता है दूसरे कंट्री से। इट डिपेंड अपॉन द रीजन। जिस तरह आप साउथ एशिया की बात करें तो साउथ एशिया में जो कंट्रीज आते हैं, मेनली उनका जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा बहुत जो है एक जैसा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें डिफरेंसेस आ जाते हैं। जिस तरह अब हम लोग हैं, वी आर पाकिस्तानी, ठीक है। हमारा रिलीजन क्या है? वी फॉलो द रिलीजन ऑफ इस्लाम। लेकिन हमारा जो नेबरिंग कंट्री है इंडिया, ठीक है, वहाँ मोस्टली जो लोग हैं वो हिंदू हैं, ठीक है। तो रिलीजन पे अमल करने से हम दोनों कंट्रीज के पब्लिक लाइफ में चेंजिंग आ जाता है। इसी तरह फिर आगे बढ़े तो अफगानिस्तान आ जाता है। अब अफगानिस्तान को आप ले लें, अफगानिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है पाकिस्तान की तरह, लेकिन फिर भी हमारा वे ऑफ लाइफ उनके वे ऑफ लाइफ से बहुत डिफरेंस है। क्यों बहुत डिफरेंट है? क्यों इसलिए डिफरेंट है क्योंकि एक तो लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज बहुत बड़ा फैक्टर होती है। उसके बाद कल्चर, उसके बाद क्या चीज़ आती है, आप जहाँ रह रहे हैं, ठीक है। मोस्टली जो अफगानिस्तान है वो हिली एरियाज है, वहाँ प्लेन्स बहुत कम है, तो ये सारी चीज़ें आपके वे ऑफ लाइफ पे बहुत असरअंदाज होती है, ठीक है। हम लोग जो है वो एग्रीकल्चर कंट्री है, इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन हमारे बराबर में चाइना है, वो एक इंडस्ट्रियलाइज कंट्री, वो मेनली एग्रीकल्चर से ज़्यादा इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, हमारी ज़िंदगी पे असर अंदाज हो गई। ये सारी चीज़ें मिलकर हमारा तर्ज ज़िंदगी एक मुल्क से दूसरे मुल्क से अलग कर रही है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क से डिफरेंट कर रही है, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक यही है कि सिविल लाइफ इन पाकिस्तान में लोगों का तर्ज ज़िंदगी कैसा है। अच्छा, एक और चीज़, अब पाकिस्तान तो एक मुल्क है, ठीक है, पूरा पाकिस्तान मेनली 97% ऑफ पॉपुलेशन आर मुस्लिम। The national language is उर्दू बोली जाती है, उर्दू पूरे मुल्क में समझी जाती है। लेकिन इसके अलावा स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू इन क्लास, के प्रोविंस टू प्रोविंस भी बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। उर्दू जिस तरह पूरे सब में बोली जाती है, लेकिन इसके अलावा यहाँ मेन जो उर्दू के अलावा जो लोकल लैंग्वेज है वो सिंधी आ जाती है, सराइकी आ जाती है। इसी तरह आप बलूचिस्तान पे चले जाएं तो वहाँ भी उर्दू आप बोल लोगे, लेकिन वहाँ की जो मेन लैंग्वेज है, जो लोकल लैंग्वेज है, वो बलूची है। इसके अलावा एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस हमारा कल्चर भी बहुत फर्क आ जाता है, वे ऑफ टॉकिंग में डिफरेंस आ जाता है, हमें जॉब्स की डिफरेंशिएशन आ जाती है, फूड, खाना, एक प्रोविंस का खाना दूसरे प्रोविंस से मेनली बहुत अलग होता है, ठीक है। अच्छा, आपके चैप्टर में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है? इस चैप्टर में हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट्स डेमोक्रेसी, वेस्ट मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ एजुकेशन एंड आर्ट। अच्छा, सबसे पहले आप आइए कॉन्सेप्ट्स डेमोक्रेसी। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होती है? बेटा, डेमोक्रेसी इज अ पॉलिटिकल सिस्टम। इट इज अ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच the general public decide which person should be given the right to rule the country। किस इंसान को जो है वो ये मौका दिया जाए कि वो लोगों पे जो है रूल करे, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेसी कहलाता है। पाकिस्तान इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ के लोग वोट के थ्रू अपने लीडर को चुनते हैं, ठीक है। लेकिन हर मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं होती, हर मुल्क में का सिस्टम अलग होता है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, अब आते हैं डेमोक्रेसी, आपको समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं कॉन्सेंसस डेमोक्रेसी। कॉन्सेंसस का मतलब होता है अ जनरल एग्रीमेंट।
एक ऐसी बात जिसमें सब लोग जो है वो एग्री करें। अब जैसे कि आपकी क्लास है, ठीक है, आपकी क्लास में फॉर इंस्टेंस 40 स्टूडेंट्स हैं। अब 35 स्टूडेंट्स जो है वो ये कह रहे हैं कि हमें फुटबॉल खेलना है, ठीक है, लेकिन 5 स्टूडेंट्स जो है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें क्रिकेट खेलना है, ठीक है। तो अच्छा क्या हुआ, इसमें दो ग्रुप्स बन गए, 5 स्टूडेंट्स का और 35 स्टूडेंट्स का। अब इसमें कॉन्सेंसस क्या हुआ, कॉन्सेंसस ये हुआ कि इस बात पे तो दोनों ग्रुप एग्री कर रहा है कि हमें आउटडोर गेम खेलना, हमें क्या खेलना है, आउटडोर गेम खेलना है। तो ये चीज कहलाती है कॉन्सेंसस डेमोक्रेसी, ठीक है। ये वर्ड कॉन्सेंसस डेमोक्रेसी का वर्ड पहली बार साउथ एशिया में सर सैयद अहमद खान ने इंट्रोड्यूस कराया था, ठीक है। क्यों कराया था, इसलिए कराया था क्योंकि सर सैयद अहमद खान मुसलमानों के लिए चाहते थे, मुसलमानों के लिए अलग पॉलिटिकल सिस्टम चाहते थे। वो ये चाहते थे कि मुसलमान हिंदू से अलग, हम लोग एक अलग नेशन है, ठीक है, तो हमारा सिस्टम भी अलग होना चाहिए। ये वर्ड मुतारिफ करवाने वाले वो थे। इसके बाद उनकी लेगेसी को उनके बेटे सैयद महमूद ने आगे कंटिन्यू किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बात रखी कि जब इंडिया में इलेक्शन हो तो जो मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है वहां से जो इलेक्शन लड़े वो मुसलमान ही हो, ठीक है। ये बात सर सैयद अहमद खान के बेटे सैयद महमूद ने जो है प्रेजेंट की थी, एक अपना जो है ओपिनियन पेश किया था। इस चीज यहाँ से जो है वर्ड कॉन्सेंसस डेमोक्रेसी जो है साउथ एशिया में इंट्रोड्यूस, ओके, अ जनरल एग्रीमेंट। इस बात पे सैयद महमूद की इस बात पे ज्यादातर मुसलमानों ने इत्तेफाक किया। तो क्या हुआ, ये कॉन्सेंस हो गया, मतलब कि मुसलमान जो है मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम एक बात पे एग्री कर रहे हैं। उसके बाद क्या है आपका सेकंड टॉपिक, वेस्ट मैनेजमेंट। एवरी डे एवरी सेकंड हम लोग जो है सेकंड के लिहाज से जो है वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। वेस्ट में आपके बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप अपनी क्लास में, अगर आप क्लास की एक्टिविटी पे नज़र दौड़ाएं तो आप पेंसिल शार्प कर रहे हैं, ठीक है, आप पेपर जो है डस्टबिन में फेंक रहे हैं, आप इसके अलावा जो है लंच ब्रेक पर जा रहे हैं, आप रैपर फेंक रहे हैं, ये सारा कंट्रीब्यूट क्या कर रहा है, ये सारा वेस्ट आ रहा है, वेस्ट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसे मैनेज करना पड़ता है, ये ना गायब नहीं हो जाता, इसे आपको प्रॉपर जो है डिस्पोज करना पड़ता है, ख़त्म करना पड़ता है। अगर आप ख़त्म नहीं करोगे तो आप देखते हो, अगर आप ब्रेक में जाते हो, ठीक है, एक दिन आप ब्रेक में गए, आपने डस्टबिन में जो है कचरा फेंकना स्टार्ट किया, आप दूसरे दिन आते हो, वो अगर कचरा जो है वो डस्टबिन फिल हुआ होता है, डस्टबिन एम्प्टी नहीं होता, तो क्या होता है, आप फर्श पर कचरा फेंकना शुरू कर देते हो, वेस्ट मैनेज नहीं हुआ, जिससे क्या हुआ, पोल्यूशन बढ़ रहा है, जिससे आपका ग्राउंड गंदा हो रहा है। तो ऑन अ लार्जर स्केल कंट्री में, पूरे मुल्क में जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसे भी मैनेज करना पड़ता है, उससे जो है उससे छुटकारा हासिल करना होता है। वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जो मुल्क के अंदर कचरा प्रोड्यूस हो रहा है, वो सारी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है जो हमारे किसी काम की नहीं है, कि हम उसे मैनेज कर सकें, उसे कहीं ना कहीं डिस्पोज कर सकें या दोबारा काम में ला सकें, ठीक है। अब वेस्ट कैसे मैनेज होता है, एक तो हम उसे डिस्पोज कर दें, बिल्कुल डिस्कार्ड कर दें, खत्म कर दें, दूसरा उसे हम रिसाइकिल कर दें, ठीक है। पूरी दुनिया में जो है इस बात पे एम्फसाइज हो रहा है कि हम वेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकिल कर सकें और कोशिश करें कि वेस्ट कम से कम प्रोड्यूस हो। वेस्ट को जितना हम कम प्रोड्यूस करेंगे, हमारा जो मुल्क है, हमारा जो रीजन है, उतना ही ज़्यादा जो है हेल्दी होगा। अच्छा, वेस्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चीज़ आती है, वेस्ट में जो इस वक्त दुनिया फेस कर रही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी जो आती है, प्लास्टिक आती है। प्लास्टिक इस वक्त सबसे बड़ा जो है मसला बन गई है। प्लास्टिक इजीली रिसाइकिल नहीं होता है। प्लास्टिक जो है मरीन लाइफ के लिए खतरा बन चुकी है, इसे रिसाइकिल करना बहुत मुश्किल होता है। तो पूरी दुनिया इस बात की कोशिश कर रही है कि प्लास्टिक का यूज कम से कम करे, प्लास्टिक को रिप्लेस कर सके, प्लास्टिक को जो है बायोडिग्रेडेबल थिंग से रिप्लेस कर सके। बायोडिग्रेडेबल थिंग क्या है, बायोडिग्रेडेबल थिंग हर वो चीज जो डिकम्पोज हो सके बायोडिग्रेडेबल कहलाती है। हर वो चीज जिसे हम डिकम्पोज कर सकें बायोडिग्रेडेबल थिंग्स कहलाती है, ठीक है। जिस तरह आप देख लें, आप अगर प्लास्टिक के गम पॉट्स होते हैं जिसमें आप प्लांटेशन करते हैं, छोटे प्लांट्स उगाते हैं, आप प्लास्टिक का आपने एक पॉट लिया, ठीक है, वो प्लांट बड़ा हो गया, आपने उसे जो है अपने जो है क्यारी में शिफ्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, वो पॉट क्या हुआ, वो ऐसे ही रखा हुआ है, उसका कोई यूज नहीं, ठीक है।
अगर आप उसे ज़मीन में भी दबा देंगे वो डिकम्पोज नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप मिट्टी के पॉट्स इस्तेमाल करेंगे, आप उसे ज़मीन में दफना देंगे, प्लांट समेत ज़मीन में दफना देंगे, कुछ टाइम बाद वो डिकम्पोज हो जाएगा। प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता। उसके बाद तीसरा हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एजुकेशन। अच्छा, एजुकेशन यानी कि तालीम। अब तालीम की भी किस्में होती हैं, ठीक है। तालीम की अब क्या किस्में होती हैं, आपके सिलेबस में जो है एजुकेशन की 2 टाइप्स डिफाइन की गई, एक फॉर्मल एजुकेशन और एक इनफॉर्मल एजुकेशन। बेटा फॉर्मल एजुकेशन हर वो एजुकेशन जो आप किसी इंस्टीट्यूट से हासिल कर रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो, कॉलेजेस जा रहे हो या किसी जो है सेंटर जा रहे हो कोई चीज़ सीखने के लिए, ये क्या है, ये फॉर्मल एजुकेशन है। फॉर्मली एक चीज़ जो है हासिल कर रहे हो, उसकी आपको डिग्री मिल रही है। अच्छा, उसके बाद सेकंड चीज़ आती है इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन हर वो चीज़ जो आप अपने एनवायरनमेंट से सीख रहे हो। एनवायरनमेंट से आप अच्छी भी चीज़ सीख सकते हो और बुरी भी चीज़ सीख सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे कि आप अगर कोई चीज़ इंटरनेट से सीख रहे हो वो इनफॉर्मल एजुकेशन में आ रही है, ठीक है। या आप कोई चीज़ दूसरे को देखकर पिक कर रहे हो, या मुझसे कोई आप टीचर्स को कॉपी कर रहे हो, या अपने किसी स्टूडेंट्स को देखकर कोई चीज़ करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें किसमें आती है, इनफॉर्मल एजुकेशन। उसके बाद चौथा आपका टॉपिक है आर्ट। व्हाट इज एन आर्ट? आर्ट क्या चीज होता है? आर्ट इज द एक्सप्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन स्किल इन अ विजुअल फॉर्म। जो भी आपके जहन में चल रहा है ना, जो भी आपके जहन में चल रहा है, या जो आपकी स्किल्स है, जो आप कहते हो कि मैं इस काम में बहुत माहिर हूँ, वो चीज़ अगर आप किसी को दिखा सको, अपने दिमाग से निकाल के आप पेपर पे या किसी भी चीज़ पे लोगों को दिखा सको, वो चीज़ आर्ट कहलाती है, ठीक है। आर्ट्स की बहुत सारी फॉर्म होती है, बहुत सारी फॉर्म होती है। आप ड्राइंग कर रहे हो वो एक आर्ट है, आप कुकिंग कर रहे हो वो एक आर्ट है, आप डांस कर रहे हो वो एक आर्ट है, आप सिंगिंग कर रहे हो वो एक आर्ट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आर्ट में आती हैं। सिविल लाइफ का आर्ट जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है किसी भी सोसाइटी में। आर्ट एंड कल्चर बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। अगर आपका आर्ट जो है, किसी भी कंट्री का जो आर्ट है, वो डिफाइन करता है कि वहाँ के लोग कैसे, वहाँ के लोगों की सोच कैसे। ये शॉर्टली जो है आपका सिलेबस है। ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी, क्लास में भी हमने पढ़ी थी, मैंने रिवाइज कर दी है। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं रिटन वर्क पे। अच्छा, रिटन वर्क में आपके पास क्या क्या है? आपके पास हैं कीवर्ड्स, शॉर्ट आंसर्स, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट नोट और एक्सरसाइज, ठीक है। सबसे पहले आते हैं कीवर्ड्स पर। कीवर्ड्स कितने हैं? वी हैव 5 कीवर्ड्स। नंबर 1 कीवर्ड इज सोवरेनिटी, व्हिच मींस सुप्रीम पावर और अथॉरिटी। बेटा इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी पावर जो अल्लाह के अलावा किसी के पास ना हो, इसे कहते हैं सोवरेनिटी। मतलब कि एक ऐसी पावर जो अल्लाह के पास हो और किसी के पास नहीं हो। बहैसियत मुस्लिम, जब हम कलमा पढ़ते हैं ना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, हम इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह सोवरेन पावर है, सोवरेनिटी सिर्फ अल्लाह के पास है। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो अल्लाह कर सकता है ना, वो ताकत किसी के पास भी नहीं। सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की है और किसी के पास नहीं। दैट्स द मीनिंग ऑफ सोवरेनिटी। उसके बाद है कॉन्सेंसस, जिसका मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, अ जनरल एग्रीमेंट। उसके बाद है सिविल लाइफ यानी पब्लिक लाइफ ऑफ सिटीजन, आम लोगों की जिंदगी। उसके बाद है क्रीड, अ सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीफ, यानी कि आप रिलीजियसली किन चीजों पे बिलीव करते हो, उसे कहते हैं क्रीड। मतलब कि रिलीजियस के तौर पर आपका क्या बिलीव है। नंबर 5 है क्रिटिसिज्म, द एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, किसी बात की नफी करना, किसी बात को नापसंद कर देना। अच्छा, अब क्रिटिसिज्म जरूरी नहीं है कि नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि अगर आप किसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो उसे पॉजिटिव वे में करो। आप ऐसा क्रिटिसाइज करो कि उसे इम्प्रूव कर सके, ना कि उसका मोरल बिल्कुल डाउन। नाउ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन वेस्ट मैनेजमेंट। Waste management is defined as the proper removal of waste and litter from housing societies and villages. यानी कि अपने आसपास के मोहल्लों, अपने आसपास की गलियों, अपने आसपास के माहौल से कचरे को मैनेज करना, कचरे को साफ कर देना। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके घर के बाहर जो है वो जो है सफाई करने वाले आते हैं, वो कचरा लेकर चले जाते हैं। अब आपका तो इलाका साफ हो गया, वो कचरा कहाँ जाता है, कभी आपने सोचा कहाँ जाता है कचरा?
कचरा जाता है लैंडफिल्स में, वहाँ कचरा जमा होता है, उसके बाद कचरे को कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। प्लास्टिक अलग होता है, उसमें से फ्रूट्स आइटम अलग होते हैं, लेदर होता है वो अलग हो जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो कि दोबारा इस्तेमाल में आ जाती हैं, मतलब कि हम लोग जो है काफ़ी सारे जैसे चीज़ें होती हैं, क्लोथ्स हो गए, शूज़ हो गए, वो इस्तेमाल के काबिल होती हैं लेकिन पसंद नहीं आ रहा था फेंक देते हैं, तो वो रीयूज़ हो जाती हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वो रिसाइकिल होने चली जाती हैं, जिस तरह ग्लास वगैरह है वो रिसाइकिल होने चला जाता है, प्लास्टिक जो है अक्सर प्लास्टिक जो है वो रिसाइकिल होने चला जाता है, लेकिन यहाँ प्लास्टिक जो है रिसाइकिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्शियस डेमोक्रेसी इन इस्लाम? Conscious democracy is a body of faith, tradition and belief in the sovereignty of Allah and inequality of human being. यानी अल्लाह की वहदानियत पे यकीन रखना और तमाम इंसानों को बराबरी का दर्जा देना। तमाम इंसान जो हैं वो बराबर है irrespect of their work, irrespect of their religion। का रिलीजन क्या है, उनका मजहब क्या है, वो क्या चीज़ बिलीव करते हैं, वो क्या चीज़ खाते हैं, ये हमारे सोचने की बात नहीं है। अल्लाह की नज़र में हर इंसान बराबर है और हमारी नज़र में भी हर इंसान बराबर होना चाहिए, इस्लाम की टीचिंग है। और सुप्रीम पावर किसके पास है? अल्लाह के पास है। यानी बहैसियत मुसलमान हम अल्लाह के अलावा और किसी से नहीं डरते, जो काम अल्लाह कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। इसका मतलब होता है सोवरेनिटी। ये तमाम दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं वो इस बेसिक चीज़ पे यकीन रखते हैं। सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमान ही, पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं वो इस चीज़ पर यकीन रखते हैं, अल्लाह की सोवरेनिटी पे यकीन रखते हैं। ये मुसलमानों में कॉमन चीज़ है, ठीक है। ये क्या होगी? कॉन्शियस डेमोक्रेसी। उसके बाद जो आगे फर्दर जो है आपके जो डिफरेंशिएशन आ जाते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन एक चीज़ पे तो तमाम मुसलमान एग्री कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी। एक आम फर्द की एक सोसाइटी में क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं? एज आई हैव टोल्ड यू इन क्लास के रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट एक साथ चलते हैं बेटा। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करोगे तो आपको आपके राइट मिलेंगे, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करोगे तो आपको आपके राइट नहीं मिलेंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये दोनों पैरेलल चलती हैं। आप अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करोगे और चाहोगे आपको आपके राइट मिले, नहीं मिलते राइट, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो आपके आंसर में पहला जो पॉइंट है वो है एन इंडिविजुअल ऑलवेज पे इनकम टैक्स ऑन टाइम। इनकम टैक्स क्या होता है? व्हाट इज एन इनकम टैक्स? कभी देखो आपके घर जो बिल आते हैं उन बिल पर कभी देखो उन पर टैक्स लिखा होता है। आप होटल जाते हो, आप सिनेमा जाते हो, आप कभी बिल पर गौर करो, उस पर लिखा होता है जीएसटी, इस प्रोडक्ट पे इतना जीएसटी, जनरल सेल टैक्स। ये टैक्स हम हुकूमत को पे करते हैं। अब हुकूमत इस पैसे से क्या करती है? फ्री में नहीं ले रही हुकूमत ये पैसा जो है वो वापस कंट्री पे ही लगा रही होती है, ठीक है। आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, ठीक है, आपके जो गवर्नमेंट स्कूल बन रहा है, हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो फैसिलिटीज दी जा रही हैं, ये सारा आपके टैक्स के पैसों से हो रहा है, ठीक है। ये इसीलिए टैक्स पे करना बहुत ज़रूरी होता है। इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स क्या? जो आप कमा रहे हो, जो आप पैसे कमा रहे हो उस पे एक टैक्स देना, उस पे पैसे देना। अच्छा, नंबर 2, एन इंडिविजुअल मेक श्योर टू कीप द लोकेलिटी क्लीन। भाई सब साफ रखो, अपने आसपास का माहौल साफ रखो, तभी आप जो है सफाई में रहोगे। अब आप तो क्या करते हो? आपने पेंसिल शार्प की, कचरा डेस्क के नीचे, लंच खाया, कचरा आसपास, ठीक है। फिर दूसरे दिन आके आप कंप्लेन कर रहे हो तो सफाई नहीं हो। अरे भाई, आप वही कचरा डस्टबिन में भी डाल सकते हो, डस्टबिन अवेलेबल नहीं है, आप अपने बैग में डालो, घर ले जाओ, वहां जाके फेंक दो। लेकिन जब आप अपनी लोकेलिटी को खुद ही गंदा कर रहे हो और आके कह रहे हो कि नहीं सफाई नहीं हुई, तो क्या हुआ? आपने जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, तो क्या हुआ? आपको आपके राइट भी नहीं मिले। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं कि आप अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखो। उसके बाद एन इंडिविजुअल प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ फेलो मैन, यानी कि एक शख्स जो है वो दूसरे शख्स के राइट्स का ख्याल रखे। आप कोई ऐसा एक्ट नहीं करो जिसकी वजह से दूसरे का राइट्स छीन जाए, दूसरे का जो हक है वो छिन जाए। ये चीजें बहुत मैटर करती हैं एक हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए। Question number 4, what is an art? Art is defined as the expression or application of human skill and imagination in a
विजुअल फॉर्म, यानी कि आपके जो स्किल्स है, आप जो काम अच्छा करना चाह रहे हो या आपके अंदर कोई टैलेंट है उसे बाहर लाना, आर्ट, ठीक है। आपके अंदर कोई भी, देखो अल्लाह ताला ने किसी इंसान को ना बेकार नहीं बना, एक बात ना हमेशा याद रखना। जरूरी नहीं, अगर आप अच्छा नहीं पढ़े ना, अगर आप फेल भी हो रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल बेकार हो गए। अल्लाह ने आप में कोई ना कोई हिडन टैलेंट जरूर रखा होगा, उस चीज को बाहर लाना आर्ट कहलाता है, ठीक है। उस चीज को लोगों को दिखाना आर्ट कहलाता है। Now come to descriptive question answer. Question number 1 is define formal and informal education. As I told you earlier, formal education means education which is received in educational institutions such as school, colleges, universities. ठीक है। It may consist of subject which follow a design syllabus. आप जो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में एजुकेशन हासिल करते हो, एक डिज़ाइन पैटर्न होता है। आपकी जो एजुकेशन होती है उसमें पहले से डिसाइडेड होता है कि आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी है। ये फॉर्मल एजुकेशन कहलाती है, जो आपको सिलेबस मिलता है, आपका सिलेबस डिज़ाइन होता है। उसके बाद है इनफॉर्मल एजुकेशन। Informal education means everything which one learn outside any educational institution. मतलब कि आपकी अम्मी अगर खाना बना रही है, उन्हें देखते देखते आपको खाना बनाना आ गया, तो इट्स अ पार्ट ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। यूट्यूब पे आप कोई गाना देख रहे हो, गाना सुनते सुनते आप गुनगुनाने लगे, या आपकी आवाज़ अच्छी है, तो क्या हुआ, आपने सिंगिंग सीखी, इट्स अ पार्ट ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट। यानी कि अगर हम वेस्ट को मैनेज नहीं करेंगे, कोई मुल्क अगर अपने वेस्ट को मैनेज नहीं करेगा तो उसके क्या क्या ड्रॉबैक होंगे। जाहिर सी बात है, अब यहाँ स्कूल से बाहर निकलते हो, आप देखते हो चारों तरफ आपको ज़्यादातर कचरा ही कचरा मिलता है, और आप क्या कहते हो, सफाई नहीं होती, बहुत गंदा मुल्क है, सफाई नहीं होती। सफाई क्यों नहीं होती है? ब्रेक में आप लोग क्या करते हो, एक जगह कचरा फेंक दिया, एक बच्चे ने देखा कचरा फेंका हुआ है, दूसरे ने भी वहीं फेंक दिया, तीसरे ने भी वहीं फेंक दिया, पर आप कहते हैं स्कूल साफ नहीं है। ये वो चीजें होती हैं जो कि किसी माहौल को गंदा कर रही होती हैं, जिसका फर्स्ट स्टेप आप लेते हो, इसे आप स्टॉप कर सकते हो। अच्छा, अब क्या होता है, ड्रॉबैक में क्या है, सबसे पहला ड्रॉबैक है A variety of diseases can be caused due to toxic harmful chemical leaking from waste. जो आप वेस्ट जो है फेंकते हो, उसमें जो है उसमें से हार्मफुल केमिकल निकल रहे होते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां फैल रही होती हैं, स्मेल आ रही होती है। ख़ास तौर पे जो आपका किचन वेस्ट होता है वो बहुत जल्दी जो है वो डिकम्पोज होने लगता है। जब वो डिकम्पोज होता है तो उससे बीमारियां बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मरीन लाइफ इज एट द रिस्क ऑफ डेथ ड्यू टू फैक्ट्री वेस्ट। अच्छा, अब फैक्ट्री का वेस्ट कहाँ जाता है? अक्सर जो है वो फैक्ट्रीज जो है वो समंदर के किनारे अगर होगी या दरिया के किनारे होगी तो क्या करते हैं, अपना सारा वेस्ट जो है पानी में डंप कर देते हैं, जिसकी वजह से मरीन लाइफ को खतरा है। वो जो हार्मफुल केमिकल उस वेस्ट में होते हैं उससे मरीन लाइफ जो है खतरे में है, मरीन लाइफ जो है खत्म हो रही है धीरे धीरे। अच्छा, मरीन लाइफ, यहाँ जो वर्ड यूज किया ना मरीन लाइफ, इट मीन्स सी लाइफ, इसका मतलब होता है समंदर की जिंदगी। इसके अलावा जो होता है, जब मैं ये बोलूँ फ्रेश वाटर लाइफ यानी कि मीठे पानी की जिंदगी। मीठा पानी क्या होता है, दरिया, लेक्स होती है, और मरीन लाइफ क्या, समंदर का पानी। अच्छा, नंबर 3, बर्निंग ऑफ ट्रैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन। कचरा जला दिया जाता है, आपने आसपास बहुत देखा होगा कि कचरा जला दिया जाता है। जब वो कचरा जलता है ना तो उसके साथ बहुत सारे हार्मफुल गैसेस निकलती है। जो गैसेस में आप इनहेल करते हो तो क्या होता है, आपको बहुत सारी लंग्स की बीमारियां हो सकती हैं। प्लास्टिक पोल्यूशन इज अ थ्रेट टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट। प्लास्टिक जो है रिसाइकिल करना बहुत मुश्किल होता है, जो कि बहुत बड़ा खतरा बन जाती है एनवायरनमेंट के लिए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद है फिर आपकी एक्सरसाइजेस। नंबर 1 एक्सरसाइज है राइट डाउन द फेमस आर्टवर्क ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान के जो प्रोविंस है उनका फेमस आर्टवर्क लिखना है। जैसे कि सिंध है, सिंध का फेमस आर्टवर्क है अजरक। इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ फैब्रिक, हैंडमेड फैब्रिक, जिसपे जो है हाथों से जो है वो डाई किया जाता है, जैसे अजरक है। इसकी बात है पंजाब। म्यूजिक खैबर पख्तूनख्वा का है, फुटवेयर, फिर बलूचिस्तान का है एम्ब्रॉयडरी यानी कढ़ाई। उसके बाद आपका शॉर्ट नोट है द पर्पस ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। आर्ट एंड लिटरेचर आपकी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है, ये टॉपिक आपको बुक में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी स्टडी कर सकते हो और इसके अलावा खुद भी राइट डाउन कर सकते हो।
है आपकी बुक एक्सरसाइज जो कि गिवन है पेज नंबर 7 पर। स्टूडेंट्स मेक श्योर टू रिवाइज बुक एक्सरसाइज। आपको बुक एक्सरसाइज लाजमी रिवाइज करनी है पेपर के लिए। डू नॉट लीव इट एट एनी कॉस्ट। इसे लाजमी आपको रिवाइज करना है। अच्छा ठीक है, आपकी बुक एक्सरसाइज है कंप्लीट द फॉलोइंग। नंबर 1 का आंसर है हिंदुइज्म, ज़ोरोस्ट्रियनिज्म, क्रिश्चियनिटी। ज़ोरोस्ट्रियनिज्म क्या होता है? इट्स अ रिलीजन, ये एक रिलीजन है। किसका रिलीजन है? इस रिलीजन में लोग आग की पूजा करते हैं। यस, फायर की पूजा करते हैं। इस रिलीजन के लोग आपको कहाँ मिलेंगे? इस रिलीजन के लोग आपको मिलेंगे ईरान में। सेकंड का जवाब है हैव आइडियोलॉजी ऑफ देयर ओन। नंबर 3 का जवाब है ओ पीपल ऑफ बुक दैट इज कॉमन टू अस ऑल। अगर ये आपकी फिल नहीं हुई तो फिल कर लें और इसे जरूर रिवाइज कीजिएगा। That's all for now. In next video, we will surely discuss chapter number 3. Thank you so much.